इतिहास विषय को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे। जो भी व्यक्ति या जो भी विद्यार्थी प्राचीन भारत का इतिहास पुष्यमित्र शुंग से लेकर हर्षवर्धन तक और दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव वंश को पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे होंगे, वे इन सारे टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज इस वीडियो में देखेंगे। किसी भी ये सेमेस्टर 2 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2, BBMQ धनबाद के यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 का ये सिलेबस है। आप यहाँ से वो सारे ऑब्जेक्टिव पा सकते हैं और जो आपके परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं उसमें 10 के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप इसे पढ़कर समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पहला जो पॉइंट हमने लिया है वो पुष्यमित्र शुंग चैप्टर से लिया है। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना 184 ईसा पूर्व में की थी। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी। अंतिम मौर्य शासक बृहदित्य की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को समाप्त किया और एक नए राजवंश की शुरुआत की जिसका नाम था शुंग राजवंश। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पतंजलि ऋषि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे और अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे पुष्यमित्र शुंग तो पतंजलि ऋषि ने उसमें पुरोहित का काम किया था। यही पतंजलि ऋषि ने योग विद्या का प्रतिपादन किया और योग को जीवन से जोड़कर स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने का सबसे पहला दर्शन इसी पतंजलि ऋषि ने दिया था। इसी पतंजलि ऋषि के नाम पर आज बाबा रामदेव अपनी संस्था पतंजलि चला रहे हैं और पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व को योग सिखा रहे हैं। तो पतंजलि उनकी संस्था का नाम है और उसको लेकर के बहुत सारे लोग बहुत सारे भ्रम में रहते थे। तो आज मैं बता दूं, पतंजलि उस ऋषि का नाम है जिन्होंने योग विद्या का प्रतिपादन किया था, योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। पतंजलि ऋषि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा था। महाभाष्य, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभाष्य नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो वो पतंजलि ने लिखा था। वो बहुत बड़े ऋषि थे प्राचीन भारत के। पुष्यमित्र के राज्य की 2 राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र जो मगध और मौर्यों के समय से ही चली आ रही थी। क्योंकि शुंग वंश के समय में विदेशी आक्रमण बहुत अधिक हो रहे थे, बहुत सारे यवनों का आक्रमण हो रहा था उत्तर पश्चिम भारत से, इसलिए विदिशा को दूसरी राजधानी पुष्यमित्र शुंग ने बनाई और अपने बेटे अग्निमित्र को वहां का प्रशासक बना दिया था। माना जाता है कि पुष्यमित्र ने जिस हिंदू यूनानी शासक को पराजित किया था उसका नाम मिनांडर था। क्वेश्चन पूछता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस हिंदू यूनानी शासक को पराजित किया था, तो आप बताएंगे मिनांडर। कई लोग बताते हैं कि डेमेट्रियस था, कई किताबों में डेमेट्रियस लिखा हुआ है, लेकिन आपको जब ऑप्शन 4 ऑप्शन जो देते हैं उसमें ऑप्शन जब देगा तो वो सिर्फ मिनांडर और डेमेट्रियस में से एक ही देगा। ज्यादातर विद्वानों के मत है कि वो मिनांडर ही था। यह भी माना जाता है कि भारहुत स्तूप का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया था। भारहुत स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ऐसा माना जाता है। ये जो मिनांडर है इसी को बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है और एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है वो मिलिंद पन्हो का मतलब हुआ मिलिंद के प्रश्न, और जिसका उत्तर बौद्ध भिक्षु नागसेन अर्थात नागार्जुन देते हैं और बाद में नागार्जुन के उत्तर से बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, बौद्ध ऋषि नागार्जुन, जिनको भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, उनके जवाब से प्रसन्न होकर यही मिनांडर अपना नाम मिलिंद रख लेता है और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तब इन्हीं दोनों के वार्तालाप की जो किताब है वो है मिलिंद पन्हो।
बौद्ध धर्म का किताब है मिलिंद पन्हो। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के समय तक्षशिला का यूनानी शासक का राजदूत हेलियोडोरस, जो वैष्णव बन गया था, विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करवाया और शुंग राजा के दरबार में भी गया। विदिशा को उस समय बेशनगर बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि विदिशा या बेशनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर होगा हेलियोडोरस ने की थी, और वो एक यूनानी था, हिंदी यूनानी था। तो किस शासक के समय की थी? तो भागभद्र के समय, शुंग शासक भागभद्र के समय में की थी। अंतिम शुंग शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वसुदेव ने कर दी और 73 ईसा पूर्व में कन्नौ वंश की नींव डाली। कन्नौ वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, यानी कन्नौ वंश का संस्थापक वसुदेव और कन्नौ वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। कन्नौ शासकों के बाद आंध्र सातवाहन वंश का अस्तित्व आया, या आंध्र सातवाहन राजवंश की स्थापना हुई। जैसे मौर्यों के पतन के बाद शुंग आए, और शुंग के पतन के बाद कन्नौ आए, और कन्नौ के पतन के बाद आंध्र सातवाहन आए। 60 ईसा पूर्व में अंतिम कन्नौ शासक सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? तो सिमुक ने की थी। आंध्र सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान नामक नगर में थी। पूछा जाता है आंध्र सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? तो आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा प्रतिष्ठान। सातवाहन शासकों के अधीन समाज मातृसत्तात्मक था। हर सातवाहन शासक के नाम के साथ उसकी माँ का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबा, कांसा के साथ साथ सीसा और पोटीन का भी सिक्का चलाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सातवाहन शासकों ने किस किस धातु के सिक्के चलाए। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोटीन और सीसा का भी सिक्का चलाया, और इसके साथ चांदी का तो था ही, तांबा भी था, कांसा का भी चलाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सीसा और पोटीन का भी चलाया था। सातवाहन शासकों की भाषा प्राकृत थी। सातवाहन शासकों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले भूमि अनुदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों ने ही सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई थी, जो बाद में खूब प्रचलित हुई। अर्थात सातवाहन शासकों ने क्या किया? ब्राह्मणों को या अधिकारियों को, जिनको वो नगद पेमेंट नहीं कर पाते थे, अपने अधिकारियों को नगद वेतन नहीं दे पाते थे, उनको उन लोगों ने क्या किया? भूमि अनुदान देना शुरू किया। ब्राह्मणों को या ब्राह्मण मंदिरों को उन्होंने भूमि अनुदान देना शुरू किया। सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे, तो आपको बताना होगा हाँ, या कौन से वंश के शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहलाते थे? तो आपको बताना होगा सातवाहन वंश के शासक। अगला जो टॉपिक है वो है मौर्योत्तर काल में विदेशी वंश तथा उनके आक्रमण। भारत में मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद, मौर्यों से उत्तर, उत्तर मतलब बाद में भी होता है, तो मौर्योत्तर काल में विदेशी वंश तथा उनके आक्रमण। तो विदेशी वंश के किन किन लोगों का आक्रमण हुआ वो हम लोग देखेंगे। पहला है हिंद यूनानी शासक। पहला कौन है? हिंद यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और चारों ABCD करके दे देगा, बोलेगा इनमें कौन सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो आपको बताना होगा हिंद यूनानी शासक। या मौर्योत्तर काल में इनमें सबसे पहले कौन भारत में आक्रमण किया था या भारत आया था? तो हिंद यूनानी। सबसे बाद में कौन आए थे? तो कुषाण। ठीक है, दूसरे नंबर पर शक है, तीसरे नंबर पर पहलव है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम हिंदू यूनानी शासक बैक्ट्रिया का राजा डेमेट्रियस था। बैक्ट्रिया का राजा डेमेट्रियस था। उसने 190 ईसा पूर्व में आक्रमण करके अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया तथा साकल, जो आज सियालकोट है, वहां पे अपनी राजधानी बनाया। यही हिंदू यूनानी या यूनानी कहलाते हैं।
ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला हिंदू यूनानी शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो आप बताएंगे डेमेट्रियस। वो कहाँ का था? तो बैक्ट्रिया का था, इसीलिए बैक्ट्रिया राजा हमने लिखा है, ठीक है। हिंदू यूनानी शासकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक मिनांडर था। अभी हमने बात किया था ना मिनांडर के बारे में। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मिनांडर ही मिलिंद है। इसी के प्रश्न और नागसेन के उत्तर वाले ग्रंथ को मिलिंद पन्हो कहते हैं। हिंदू यूनानी शासकों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के चलाए। ये प्रश्न बार बार पूछता है कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंदू यूनानी शासकों ने चलाया। प्राचीन भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का हिंदू यूनानी ने चलाया। और किस प्रकार का सिक्का? लेख युक्त सिक्का। ये प्रश्न बहुत पूछता है। सबसे पहले सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ, यानी लेख युक्त सिक्के किसने चलाए? तो हिंदू यूनानी शासकों ने चलाया। सोने का सिक्का भी सबसे पहले हिंदू यूनानी शासकों ने चलाया। गांधार कला का विकास हिंदू यूनानी शासकों के राज्य में ही हुआ। इस कला पर यूनान के प्राचीन हेलेनिस्टिक आर्ट का प्रभाव है। गांधार कला का जो प्रारंभ हुआ वो यहीं से होता है, हिंदू यूनानी शासकों से ही। किंतु कुषाण काल में ये गांधार कला भारत में बहुत प्रचलित हो गया। और गांधार कला ही है जिसमें गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले बनी थी। आपको क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला में बनी थी? तो गांधार कला में बनी थी। गांधार जो आज अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, सियालकोट वगैरह वगैरह वाला क्षेत्र है, वहाँ पर गांधार कला विकसित हुआ। और मथुरा क्षेत्र में कुषाणों के समय ही मथुरा क्षेत्र में मथुरा कला विकसित हो रहा था, जो कि पूरी तरह से भारतीय था। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति गांधार कला में ही बनाई गई थी, ये याद रखना है। आइए, ये हिंदू यूनानी शासकों के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं शक शासकों के बारे में, ऑब्जेक्टिव रूप से उनको पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। शक शासकों को राजा या शासक ना कह के क्षत्रप या महाक्षत्रप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षत्रप या महाक्षत्रप जैसी उपाधि जो है वो शक शासकों के लिए आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। हिंदू यूनानी के बाद शक भारत में आए। हिंदू यूनानी के बाद शक शासक भारत में आए। शकों की 5 शाखाएं भारत के विभिन्न भागों में शासन करती थी। जब वो यहाँ पे आक्रमण कर लिए, यहाँ पे अधिकार कर लिए, तो उसकी 5 शाखाएं जो है वो भारत में राज करती थी। पहली शाखा जो है वो अफगानिस्तान क्षेत्र में, दूसरी शाखा पंजाब क्षेत्र में जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तीसरी शाखा जो आ गई वो मथुरा क्षेत्र पर अधिकार कर ली, चौथी शाखा जो है वो पश्चिमी भारत वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और चौथी शाखा, और पांचवी शाखा जो है ऊपरी दक्कन का मतलब आज महाराष्ट्र और एमपी का जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, जहां उज्जैन वगैरह है, इंदौर वगैरह है, उस क्षेत्र पर शासन किया। ये 5 शाखाएं जो हैं वो शकों की थी। शकों का सबसे अधिक प्रतापी शासक रुद्रदामन था। यह 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया और महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। इसने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया और महाक्षत्रप की उपाधि धारण की, और ये उज्जैनी से शासन करता था। इसने काठियावाड़ के सुदर्शन झील, यानी इसने काठियावाड़ गुजरात में है, इसने गुजरात पर भी अधिकार कर लिया, और वहाँ सुदर्शन झील जो है जिसको सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, उसके बाद उसको समुद्रगुप्त ने उसमें सुधार करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो कि गिरनार पर्वत पर है, ये सुदर्शन झील कहाँ है? तो गिरनार पर्वत पर है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई, तो वो था शक शासक रुद्रदामन। शक शासक रुद्रदामन को संस्कृत भाषा से बहुत प्रेम था, इसलिए उसने अपने सारे अभिलेख जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखवाए। उसका सबसे प्रसिद्ध अभिलेख है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, वहीं सुदर्शन झील के पास ही है। तो हम लोगों को सबसे पहले पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख किस राजा ने खुदवाए? तो हमको बताना होगा
रुद्रदामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को भी पराजित किया था, जो उसका दामाद भी था। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया था। ठीक है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि किस सातवाहन शासक ने नहपान को पराजित किया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया था, किंतु रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलमावी नामक सातवाहन शासक को पराजित किया था। अब आते हैं हम लोग पार्थियन या पहलो। हिंदी यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद पार्थियन या पहलो आए। पार्थियन या पहलो इसे बोला जाता है पहलो। ठीक है। पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में पहलो भारत आए। पहलो भारत में कब आए? तो पहली शताब्दी ईस्वी के अंत में आए। पहलो वंश का सबसे प्रभावशाली शासक गोंदोफर्निस था, और इस गोंदोफर्निस का तख्तेबाही अभिलेख में उल्लेख है। ये याद रखना आपको, तख्तेबाही अभिलेख में गोंदोफर्निस जो पहला शासक था उसका उल्लेख है। गोंदोफर्निस के समय ही प्रसिद्ध ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस भारत आया था और उसके दरबार में गया था। गोंदोफर्निस भी ईसाई हो गया था, ऐसा माना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस कब भारत आया था? तो हम लोग बताएंगे पहला शासक गोंदोफर्निस के समय। गोंदोफर्निस जो है वो एकमात्र प्रभावशाली शासक पहलो वंश में हुआ। उसके बाद आते हैं कुषाण वंश। कुषाण वंश पहलो के बाद कुषाण भारत में आए। मौर्योत्तर काल में भारत आने वाली विदेशी जातियों में सबसे प्रमुख ये कुषाण ही थे। सबसे प्रमुख कौन थे? कुषाण थे। कुषाण मध्य एशिया में निवास करने वाली यूची जाति के थे। कभी कभी उनकी जाति पूछ देती है कि कुषाण किस जाति के थे, तो यूची जाति के थे। कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के थे। ठीक है। कुषाण वंश जो का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल कडफिसेस। ये याद रखना है कि संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, लेकिन इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो है वो कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था, किंतु इसका पहला शासक कुजुल कडफिसेस था। ठीक है। कुषाणों की कुषाण की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर थी, जिसे आज पेशावर कहा जाता है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर में थी, और जिसे आज पेशावर कहा जाता है, जो पाकिस्तान में है। और कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा में थी। और इन्हीं दो राजधानियों में इसके समय में दो कलाएं, गंधार कला और मथुरा कला जो है वो बहुत विकसित हुआ। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और इसी वर्ष उसने एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। इस संवत को भारत सरकार भी अपनाती है। आज हम लोग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेजी का कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उस कैलेंडर के साथ भारत का अपना कौन सा कैलेंडर यूज होता है साथ में? तो वो है शक संवत यूज होता है। क्या यूज होता है? शक संवत यूज होता है, जिसे 78 ईस्वी में चलाया गया था कनिष्क के द्वारा। देखिए कितना नाम में अंतर है। नाम है शक वाला, जो शक बहुत पहले आए थे, लेकिन चलाया कौन था? कनिष्क चलाया था। ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। नाम तो है शक संवत, लेकिन चलाया था एक कुषाण शासक ने। ठीक है। इसे समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। ये बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति पहली सदी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और ये कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा ही करवाया गया था। चौथी बौद्ध संगीति जो है बौद्ध धर्म की, वो कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। और इसे कौन करवाया था भाई? तो इसे अपना कनिष्क ही करवाया था। कनिष्क ही चौथी बौद्ध संगीति करवाया था कश्मीर के कुंडलवन में। और इस बौद्ध संगीति में बौद्ध विद्वानों ने हिस्सा लिया था, जिसकी अध्यक्षता बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने किया, तथा इसका उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे। ये अश्वघोष और वसुमित्र दोनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये दोनों विद्वान को कनिष्क ने संरक्षण दे रखा था, उनके दरबार में रहते थे। कनिष्क जो हैं वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी थे। कभी कभी पूछता है कि कनिष्क तो बौद्ध थे ही, लेकिन किस शाखा के थे?
तो महायान शाखा के थे। ज़्यादातर जो शासक प्राचीन भारत के रहे हैं वो महायान शाखा के अनुयायी रहे हैं। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। याद रखिएगा, सबसे पहला सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो हमने पढ़ा अभी, हिंदू यूनानियों ने जारी किया था। और सबसे पहले लेख युक्त सिक्के, सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ होना, वो सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने जारी किया था। लेकिन शुद्धता में सबसे अधिक किस वंश के सिक्के होते थे? तो कुषाण वंश के जो सोने के सिक्के थे वो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के थे। कनिष्क के दरबार की एक खासियत और भी है कि कनिष्क के दरबार में कई विद्वानों को संरक्षण मिला। उनमें एक और प्रमुख हैं चरक। चरक जो है वो बहुत बड़े वैद्य थे और कनिष्क के राज वैद्य थे। उन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन जो हैं वो उन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। और नागार्जुन ने एक किताब लिखा है माध्यमिक सूत्र, जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया है। अभी आपको जैसा बताया था, यहाँ देखिए फिर आ गया कि कला की गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कुषाणों के समय और खास करके कनिष्क के समय हुआ। इसका विकास हिंदी यूनानी शासकों के समय से ही गांधार कला जो है वो आ गई थी भारत में, और इसका सबसे अधिक विकास जो हुआ वो कनिष्क के समय हुआ, ये याद रखना है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सर्वप्रमुख जो हैं वो कुषाण शासक हैं। पूछा जाता है कि रेशम मार्ग जो है वो उस पर नियंत्रण रखने वाले भारत के सबसे प्रमुख शासक कौन थे? तो वो कुषाण थे। रेशम मार्ग चीन, जहाँ रेशम उत्पादित होता था, पहली बार कृत्रिम रूप से रेशम बनाने की कला चीन में खोजी गई और वहाँ से रेशम पश्चिम के देशों यूरोप तक जाता था। तो चीन से भारत होते हुए कश्मीर और लद्दाख और वो सियालकोट वाले रास्ते से वो रेशम मार्ग मध्य एशिया होते हुए जाता था, उसे ही रेशम मार्ग कहते थे। तो ये जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के समय उस पर कुषाण शासक का नियंत्रण था। खारवेल जो कि कलिंग का शासक था, बहुत प्रतापी, प्राचीन काल के एक बहुत ही प्रतापी शासक, और वो कलिंग से शासन करता था और उसका वंश का नाम था चेदी वंश। ये पूछता है कि खारवेल जो हैं उड़ीसा और कलिंग के शासक थे, उनके वंश किस वंश के थे? तो वो चेदी वंश के थे। और खारवेल के विषय में जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। तो कभी कभी पूछ देगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस राजा का है, तो आप बोलेंगे खारवेल का है। ठीक है, आते हैं आप दक्षिण भारत के संगम युग को देखते हैं। प्राचीन काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में बड़े बड़े विद्वानों कवियों का संगम आयोजित किया जाता था। ऐसे संगमों या सम्मेलनों या समागमों या संगोष्ठियों में जो साहित्य रचे गए वो दक्षिण भारत के तमिलकम क्षेत्र के समाज, संस्कृति और इतिहास की गाथा के रूप में रचे गए। इसलिए इन संगमों में रचित साहित्य को संगम साहित्य तथा उस युग को संगम युग कहा गया। अब समझ में आ गया आपको संगम युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि संगम जो है कवियों का एक सम्मेलन होता था और राजाओं का इसमें संरक्षण प्राप्त था। राजा जो करवाते थे, और किस वंश के राजा करवाते थे? पांड्य वंश के राजा संगम करवाते थे कवियों का, और उसमें बहुत सारे कवि भाग लेते थे। और उन कवियों द्वारा तमिल क्षेत्र जो आज सुदूर दक्षिण का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के समाज, संस्कृति आदि पर कविताएं लिखते थे और कविताओं और साहित्य के माध्यम से समाज और उनकी गाथा को गाते थे। तो जो उन्होंने उस समय रचा उसी साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। और जो समाज, उस समय के समाज के बारे में बताया और संस्कृति को जो बताया, उसको आज हम लोग संगम युग, उस समय के युग के हिसाब से पढ़ते हैं और बताते हैं कि ये संगम युग की संस्कृति थी। संगम साहित्य की रचना जो है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी भूभाग में स्थित है, यानी सुदूर दक्षिण जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको तमिलकम प्रदेश कहते हैं, वहाँ हुई थी। और ये काल कब था? 100 ईस्वी से लेकर के 250 ईस्वी तक ये संगम युग माना जाता है। आपको प्रश्न आ सकता है कि संगम युग कब से कब था? तो आप बताएंगे कि संगम युग जो है वो
100 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक था। ठीक है। संगम साहित्य में सुदूर दक्षिण के 3 शक्तिशाली राज्यों चोल, चेर और पांड्यों के आरंभिक इतिहास एवं उसकी संस्कृति का वर्णन है। संगम साहित्य में सुदूर दक्षिण के 3 शक्तिशाली राज्यों चोल, चेर और पांड्यों के आरंभिक इतिहास और संस्कृति का वर्णन है। देखिए 2 अलग अलग बातें हो गई ना। यहाँ पे क्या हुआ कि एक तो कि संगम साहित्य पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, लेकिन जो संगम कवियों ने वर्णन किया वो 3 राजाओं के बारे में वर्णन है। चोल राजा जो दक्षिण में शासन करते थे, चेर और पांड्य राजा के बारे में उसमें वर्णन मिलता संगम साहित्य में आपको। लेकिन जब पूछा जाएगा कि संरक्षण किसने दिया था, तो पांड्य शासकों ने दिया था। कितने संगम हुए थे, तो 3 संगम हुए थे। कितने संगम हुए थे? 3 संगम हुए थे। कौन कौन से संगम हुए थे? तो यहाँ देखिए, प्रथम संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरा में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। संरक्षक कौन था? तो पांड्य शासक थे। ठीक है। प्रथम संगम मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हैं वो अगस्त्य ऋषि थे और पांड्य शासक इसके संरक्षक थे। ये संरक्षकों का नाम है, ये संरक्षकों का नाम है, ये अध्यक्षों का नाम है। और ये संगम जहाँ आयोजित हुए थे वो स्थल है। और ये संगम हैं कौन कौन कब कब कौन से संगम हुए थे। तो द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे तोल्कापियर और पांड्य शासक संरक्षक थे। तृतीय संगम उत्तरी मदुरा में हुआ था। नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे और पांड्य शासक के संरक्षण में हुआ था। तोल्कापियर जो है वो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा तोल्कापियम, और ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है। आपको पूछ सकता है कि तोल्कापियम कैसा ग्रंथ है, तो आप बोलेंगे तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। किसने लिखा? तो तोल्कापियर नामक ऋषि ने लिखा। तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने की थी। देखो यहाँ भी मैंने वर्णन कर दिया है। संगम साहित्य के अंतर्गत तमिल के प्रमुख महाकाव्य कौन है? संगम साहित्य में कई रचनाएं हैं, कविताएं हैं, व्याकरण ग्रंथ हैं और महाकाव्य भी हैं। तो सिर्फ 2 बड़े बड़े महाकाव्य तमिल साहित्य में मिलते हैं। कौन कौन से? शिल्पाधिकारम और मणिमेखले। मैं आपको एक टास्क देता हूं कि आप शिल्पाधिकारम के रचनाकार का नाम खोजिए और मणिमेखले के रचनाकार का नाम खोजिए। संगम साहित्य में चूंकि 3 शासकों का वर्णन है, चोल, चेर और पांड्य, और तो उसमें से जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लें। सबसे महत्वपूर्ण राजा चेर शासक सेनगुटवन है, जिसने या जिसके समय में पत्नी पूजा प्रारंभ हुआ, जिसको कन्यगी पूजा भी कहते हैं, जिसको कन्यगी पूजा कहते हैं। ये आरंभ हुआ था सेनगुटवन के समय में, जो एक चेर राजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग तीनों की राजधानियाँ चेर, चोल और पांड्य, चेर, चोल और पांड्य, ये तीनों की राजधानियाँ कहाँ थी वो देखते हैं। चेरों की जो राजधानियाँ थी वो वंजी थी। चोलों की राजधानियाँ उरैवूर, जो बाद में तंजावुर कहलाया, वहाँ था। और पांड्यों की राजधानियाँ मदुरै थी। आप देखे होंगे कि मदुरै में ही 2 संगम हुए थे, प्रथम और तृतीय। दूसरा जो संगम हुआ था वो कपाटपुरम में हुआ था। अब आते हैं हम लोग गुप्त वंश पढ़ते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त, और इसके बाद इस वंश का जो अगला राजा हुआ वो घटोत्कच हुआ। यहाँ पे देखिए ईस्वी लिखा हुआ 240, श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी, घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी। उसके बाद तीसरा राजा चंद्रगुप्त प्रथम हुआ जो 320 से 335 ईस्वी तक। ये गुप्त वंश का हम लोग कह सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक है, जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की और अपने राज्य को
एक बड़े राज्य में तब्दील कर दिया। उसके बाद उनका बेटा समुद्रगुप्त शासक हुआ, जिसने 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक शासन किया। कई लोग विद्वान बोलते हैं 335 से 375 ईस्वी तक शासन किया, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ईयर लिखा है। आपको ये सब कभी भी ईयर पूछेगा नहीं। बहुत सारे लोग ईयर के पीछे पागल हो जाते हैं कि यहाँ गलत लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। ईयर बहुत कम पूछा जाता है। आप सिर्फ चंद्रगुप्त के बारे में याद रखिए कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और समुद्रगुप्त का बहुत ही अधिक महत्व है गुप्त वंश में। कैसे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि जिस तरह यूरोप में नेपोलियन ने पूरे यूरोप पे आक्रमण करके उसे जीत लिया था, उसी प्रकार समुद्रगुप्त जो है भारत में 9 आर्यावर्त के राजाओं को तथा 12 दक्षिणावर्त के राजाओं को पराजित किया था, और इसी के आधार पर उसे भारत का नेपोलियन अंग्रेज इतिहासकारों ने कहा है। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त ने, चूँकि वो बहुत बड़ा शासक हुआ, अपने राज्य का विस्तार करते हुए उसे साम्राज्य बना दिया था, तो उसने प्रयाग में एक प्रशस्ति लिखवाई, एक अभिलेख लिखवाया। प्रशस्ति में राजा की प्रशंसा में जो अभिलेख खुदे होते हैं उसको प्रशस्ति कहते हैं। तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो उसके दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु भगवान का पूजक था, विष्णु का आराधक था, विष्णु का उपासक था, और इसने जो है वो अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। पूछता है कि इसमें से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो समुद्रगुप्त भी करवाया था अश्वमेध यज्ञ। और वो समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त द्वारा जारी सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दिखलाया गया है। किस शासक को उसके सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, तो वो समुद्रगुप्त है, क्योंकि वो एक संगीतज्ञ भी था, वो एक कवि भी था। इसलिए समुद्रगुप्त की एक उपाधि कविराज की भी है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। अगर आप 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त को मानते हैं कि वो गद्दी से हट गया था, तो आप फिर चंद्रगुप्त द्वितीय को 375 से 415 ईस्वी तक मानना होगा, या 380 ईस्वी से 415 ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब धारण की भाई? जब इसने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। और इसने शकों को पराजित करने के बाद शाकाहारी की उपाधि धारण की, और फिर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में चीनी यात्री फाहियान आया था। ये फाहियान चीन से भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो हम बोलेंगे फाहियान था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। यह भारत में 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा। और पहली बार फाहियान ही ये जिक्र करता है कि भारत के लोग भारतीय बाज़ारों में सामानों को खरीदने के लिए कौड़ी का प्रयोग करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो निचले स्तर के लोग थे, जहाँ पे दैनिक बाजार लगा करता था, वहाँ पे आम आदमी बाजार जो करता था वो विनिमय के साधन के रूप में कौड़ी का प्रयोग करता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने की। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। स्कंदगुप्त कुमारगुप्त के बाद शासक बना, और स्कंदगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ। ये भी पूछा जाता है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो भारत पर हुनों का आक्रमण जो है वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, और स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त ने क्या किया था? परमदत्त नामक व्यक्ति को
सौराष्ट्र यानी गुजरात का गवर्नर बनाया था। इसी ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। अभी हमने पढ़ा था ना कि रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का मरम्मत करवाई थी। तो कुछ वर्षों के बाद, कुछ 100 वर्ष हो गए अब तो, कुछ 100 वर्षों के बाद देखो फिर उस सुदर्शन झील में खराबी आ गई, वो टूटने फूटने लगा होगा कई जगहों से। तो स्कंदगुप्त, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय में स्कंदगुप्त ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर परमदत्त के द्वारा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। समझे? यानी सुदर्शन झील का कितने लोगों ने पुनरुद्धार किया? तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने वाले, पहली बात तो इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, फिर उसमें कुछ सुधार अशोक मौर्य ने किया, और रुद्रदामन ने क्या किया, उसमें उसकी मरम्मत करवाई, और फिर गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, उसमें और भी मरम्मत कार्य करके उसको सुंदर बनाया। गुप्त शासक भानुगुप्त के समय में 510 ईस्वी में किसी महिला के सती होने का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। अभिलेख है कि एरन अभिलेख है? यह अभिलेख कौन सा है? एरन अभिलेख, जिसमें किसी भोजराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो एरन अभिलेख में है। कब का है? तो 510 ईस्वी का है। किसका है? तो ये गुप्त शासकों के समय का है, भानुगुप्त के समय का, लेकिन है ये भोजराज की पत्नी का। भोजराज की पत्नी जब सती हो गई थी उसी का इसमें उल्लेख है। गुप्त शासक जो हैं वो वैष्णव थे, और गरुड़ जो है उनका राजकीय चिन्ह था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। और आज जो मंदिर हम लोग जानते हैं, वो पहली बार मंदिर बनने के जो साक्ष्य हमें मिलते हैं वो गुप्त काल में मिलते हैं। और गुप्त काल का सबसे प्रमुख मंदिर जो था वो विष्णु का दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है, जो झांसी के पास है, वहाँ था। आपसे ये बात पूछा जा सकता है कि विष्णु का दशावतार मंदिर कहाँ है, तो आपको बताना होगा वो देवगढ़ में है, झांसी के पास देवगढ़ में है। गुप्तों के समय में अजंता की गुफा में भी कई चित्रकारी और कलाओं का विकास हुआ। तो गुप्त कला से या गुप्त काल से जो ये कला जुड़ी हुई है, उसमें गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। बाकी जो गुफाएं हैं वो चालुक्य वंशीय हैं या राष्ट्रकूट वंशीय हैं, उनसे संबंधित हैं। जो गुप्त वंश से संबंधित है गुफा वो है 16 और 17। इसमें क्या है भाई? तो गुफा संख्या 16 में एक मरणासन राजकुमारी का अद्भुत चित्रकारी है, और गुफा नंबर 17 में को चित्रशाला बोला जाता है, जिसमें बुद्ध के जन्म, उनका जीवन, उनका महाभिनिष्क्रमण, उनका महापरिनिर्वाण की घटनाओं को चित्रित किया गया है। गुप्त राजाओं के दरबार में जो प्रमुख विद्वान रहा करते थे वो कालिदास, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, अमर सिंह, आर्यभट्ट आदि होते थे। जिसमें ये जितने भी लिखे हुए हैं, कालिदास, धन्वंतरी, विष्णु शर्मा, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, अमर सिंह, आर्यभट्ट आदि, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये नवरत्न या थे। जिसमें कालिदास ने कौन कौन सी रचना की है? कालिदास की रचना है रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्र, ठीक है, इस तरह की रचनाएं कालिदास ने की है। धन्वंतरी जो है वो राजवैद्य था, बहुत बड़े वैद्य थे। और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने गुप्त काल में ही की है। बराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जो है वो वैज्ञानिक थे। अमर सिंह ने अमर सिंह कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। इस प्रकार ये सब चंद्रगुप्त के दरबार में रहकर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर रहे थे। बड़े बड़े विद्वानों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने संरक्षण दे रखा था, और किसी भी राजा या राज्य के खुशहाली और उसके बड़े होने का प्रमाण जो है वो वहाँ के विद्वान, साहित्य, कला, कलाकार ये सब देते हैं। गुप्त काल में बहुत बड़े मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए, जिन्हें दिनार कहते थे, और चांदी के सिक्के भी बहुत जारी किए, जिन्हें रुपये कहा जाता था। देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में हल्का सा ये कट गया है। आर्यभट्ट ने रचना की थी 2 ग्रंथों की, आर्यभट्टियम या आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत। और सूर्य सिद्धांत की रचना की थी
किसने? आर्यभट्ट ने। ठीक है, अब आते हैं पुष्यभीति वंश यानी वर्धन वंश के बारे में। पुष्यभीति वंश जो है उसके संस्थापक पुष्यभूति ही थे, और पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई थी, जो आज करनाल हरियाणा के पास थानेश्वर नामक स्थान है, वही पुष्यभूति की राजधानी थी। और किंतु इस वंश के जो है प्रथम प्रभावशाली शासक जो हुए वो प्रभाकर वर्धन हुए, और प्रभाकर वर्धन ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इसका मतलब वो एक बड़े शासक थे। उसके बाद प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और उनकी एक बेटी थी राज्यश्री। उन्होंने अपनी बेटी राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रह वर्मा के साथ किया था। किंतु ग्रह वर्मा का जो है वो लड़ाई चल रहा था किससे? तो मालवा के शासक देवगुप्त के साथ उस मौखरी शासक ग्रह वर्मा की दुश्मनी चल रही थी, लड़ाई चल रही थी। तो मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या किया? ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। और इस कार्य में देवगुप्त की सहायता गौड़ प्रदेश यानी बंगाल का शासक शशांक जो है वो उसका मदद कर रहा था। तब राजवर्धन अपनी बहन और बहनोई को बचाने के राज्य को बचाने और उनको बचाने के लिए, यद्यपि बहनोई को तो बचा नहीं पाए, किंतु राजवर्धन ने देवगुप्त को पराजित करके उसे मार डाला। और गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राजवर्धन की भी हत्या कर दी। इसकी एक कहानी है जो ऑब्जेक्टिव में अभी हम लोग नहीं बताएंगे। शशांक जो है वो बहुत अच्छा शासक नहीं था, यद्यपि ये शशांक जो है वो शिव का बहुत बड़ा भक्त था, किंतु ये सहिष्णु शासक नहीं था। इसलिए उसने क्या किया? बौद्ध धर्म से ये घृणा करता था, और बोध गया का जो महाबोधि वृक्ष है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस वृक्ष को कटवा दिया था। यही शशांक, गौड़ नरेश शशांक, वो शिव का अनन्य भक्त था, इसलिए उसको वो बौद्धों से घृणा करता था, धर्म सहिष्णु शासक नहीं था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो है उस 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर का शासक बना। हर्षवर्धन के सामने कई चुनौतियां थी। शशांक को पराजित करना, अपने राज्य को फिर से जीतना, अपनी बहन को मुक्त करवाना। तो हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर सबसे पहले अधिकार कर लिया, जो उसकी बहन का राज्य की राजधानी थी, और कन्नौज को ही उसने अपनी राजधानी बनाया। यानी मौखरी वंश और थानेश्वर का जो पुष्यभीति वंश था उसको हर्षवर्धन ने एक ही राज्य में तब्दील कर दिया, एक ही राज्य बना दिया, और राजधानी किसको बनाया? राजधानी कन्नौज को बना के वो शासन करने लगा। हर्षवर्धन जो है वो शिव का भक्त था और सूर्य का भी पूजक था। हर्षवर्धन के राज्य में चीनी यात्री वेनसांग जो है वो आया था, भारत की यात्रा करने आया था। भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में विद्या प्राप्त करने और बौद्ध ज्ञान प्राप्त करने वो आया था। ठीक है। फाहियान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक के समय में आया था। वेनसांग कब आया? तो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था, उत्तर भारत में, और इसने दक्षिण भारत की भी यात्रा वेनसांग ने की थी। और माना जाता है कि वेनसांग के प्रभाव से ही जो हर्षवर्धन है वो पहले शिव का भक्त था, और वेनसांग के प्रभाव से ये बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध बन गया। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और वेनसांग जो है 15 वर्षों तक भारत में रहा। 629 ईस्वी में आया था और 644 ईस्वी तक रहा, और 1.5 से 2 वर्ष उसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो प्राचार्य थे वो शीलभद्र थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में, जो जिसे आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, धर्मसभा या समारोह आयोजित करता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पे महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में करता था।
और इसी महामौच परिषद के 6वें संस्करण में, यक्ष में, यानी 6वीं बार जब महामौच परिषद हो रहा था, तब वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के पास प्रयाग में गया था और 6वें महामौच परिषद में वो उपस्थित भी था। हर्षवर्धन का राजकवि का नाम बाणभट्ट है। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के राजकवि हैं और उसने हर्षचरित की रचना की और इसके साथ ही बाद में उसने कादंबरी की भी रचना की। यानी बाणभट्ट ने 2 रचनाएं की, हर्षचरित और कादंबरी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर्षचरित किसकी रचना है या कादंबरी किसकी रचना है। तो दोनों बाणभट्ट की रचना है, जो हर्षवर्धन का राजकवि था। हर्षवर्धन भी खुद बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था और उसने 3 ग्रंथों की रचना की और तीनों जो हैं संस्कृत के नाटक हैं। कौन कौन से हैं ये? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तीनों नाटक हैं संस्कृत भाषा के और इन तीनों नाटकों की रचना हर्षवर्धन ने की है। ये पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। हर्ष को चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध करना पड़ा था, क्योंकि हर्ष भी चाहता था दक्षिण की तरफ अपने राज्य का विस्तार और पुलकेशिन द्वितीय भी चाहता था उत्तर की ओर अपने राज्य का विस्तार। इसलिए नर्मदा नदी के तट पर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें माना जाता है कि हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। कई विद्वान मानते हैं कि दोनों जो है वो लड़ते लड़ते थक गए और अंततः उन लोगों में समझौता हो गया। नर्मदा नदी दोनों की सीमा रेखा बन गई। नर्मदा नदी जो है वो दोनों की सीमा रेखा बन गई। इस युद्ध का वर्णन जो है वो पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक है उसका एक अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख, उसमें इस युद्ध की जानकारी है। साथ में वेनसांग भी हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन करता है। कौन? वेनसांग भी करता है। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे, यानी बुद्ध के दांत को कश्मीर के शासक से हर्षवर्धन ने प्राप्त किया था। हर्षवर्धन ने कई उपाधियां धारण की थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उपाधि जो उसने धारण की थी शिलादित्य है। आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शिलादित्य किसकी उपाधि थी, तो आपको बताना होगा कि शिलादित्य हर्षवर्धन की उपाधि थी। हर्षवर्धन ने मगधराज की भी उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को कई ग्रंथों में और कई अभिलेखों में सकलोत्रापथेश्वर भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत के इतिहास में कौन से शासक को सकलोत्रापथेश्वर कहा गया है, तो आपको बताना होगा हर्षवर्धन को कहा गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है शिलादित्य किसकी उपाधि है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने एक ब्राह्मण दूत को चीन भेजा था। बोलेगा किस प्राचीन राजा ने चीन में अपने दूत भेजे थे? तो हर्षवर्धन ने भेजे थे, 641 ईस्वी में भेजा था। और खुद हर्षवर्धन के दरबार में 641 एवं 643 ईस्वी में चीन से दूतमंडल आए थे। चीन से दूतमंडल आए थे। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था, जिसने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया था। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। था मैंने लिख दिया, थी होनी चाहिए। और सिंह विष्णु के राज्य में एक बहुत ही बड़े विद्वान भारवी रहा करते थे, जिन्होंने क्रियातार्जुनियम की रचना की है। बहुत बड़ा ग्रंथ है संस्कृत का क्रियातार्जुनियम। इसी प्रकार पल्लव शासक जो है महेंद्र वर्मन 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किए। ये भी बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने मतविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी। किसने? महेंद्र वर्मन। जो पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी और खुद उन्होंने मतविलास की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महेंद्र वर्मन के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन और चालुक्य शासक पुलकेशिन के समय में जो है पल्लवों और चालुक्यों के बीच एक संघर्ष प्रारंभ हुआ। इधर महेंद्र वर्मन, उधर पुलकेशिन। ये जो पुलकेशिन है वो पुलकेशिन चालुक्य शासक था। इन दोनों के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष
प्रारंभ हुआ? ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्लव चालुक्य संघर्ष किस पल्लव शासक के समय हुआ था? तो महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य शासक के समय शुरू हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय। महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म का अनुयायी था, जैन था वो, किंतु एक शैव साधु अपार के संपर्क में आने के बाद वो शैव हो गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पल्लवों का जो सबसे प्रतापी शासक था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया। इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख लीजिए कि वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की थी? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने एक और उपाधि धारण की थी, महामल की। यहाँ पे छूट गया, महामल, महामल की उपाधि धारण की थी। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है नरसिंह वर्मन प्रथम का। इसने क्या किया? पूरे बड़े पत्थर को, एक ही बड़े पत्थर को काट कर मंदिर बनाने की प्रथा शुरू की, जिसको एकाश्म मंदिर कहते हैं या रथ कहते हैं। ऐसे मंदिर को रथ कहते हैं या एकाश्म मंदिर कहते हैं। एक ही बड़े पत्थर को काटकर मंदिर बनाने की प्रथा इन्होंने शुरू की, या ये कला शुरू किया इन्होंने। कहाँ से? तो महाबलीपुरम से। आपको बता दें, पल्लवों की पहली राजधानी महाबलीपुरम ही थी। बाद में कांची जो है वो उन लोगों की राजधानी बनी। तो एकाश्म पत्थर पर महाबलीपुरम में उन्होंने रथ बनाना शुरू किया। किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय में ये हुआ। और वहाँ पे 7 रथ बनाए गए, जिसमें सबसे छोटा रथ जो है वो द्रौपदी रथ था। सब जो रथों का नाम है वो द्रौपदी रथ है, अर्जुन रथ, भीम रथ, उन्हीं पांडवों के नाम पर है वो। नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव वंश का एक बड़ा प्रतापी शासक हुआ। नरसिंह वर्मन द्वितीय स्थापत्य कला की इसने एक नई शैली शुरू की, जिसे राजसिंह शैली कहते हैं, क्योंकि नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि भी राजसिंह थी। इनकी उपाधि राजसिंह थी। देखिए, नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधि राजसिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त आदि उपाधियां धारण की थी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। तो इसीलिए इनके द्वारा शुरू किए गए स्थापत्य कला को राजसिंह शैली भी कहते हैं। और इस राजसिंह शैली के अधीन जो है वो कौन कौन से मंदिर बने थे? तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पूछ सकता है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस पल्लव शासक ने बनाए थे? तो आपको बताना होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बताया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक और मंदिर बनाया था। कहाँ? तो महाबलीपुरम में। ये कांची में था। महाबलीपुरम में शोर मंदिर बनाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इन मंदिरों का निर्माण जो हुआ है ये द्रविड़ शैली में हुआ, स्थापत्य की द्रविड़ शैली में हुआ था, जिसको इस द्रविड़ शैली में राजसी शैली, द्रविड़ शैली के अधीन राजसी शैली। नरसिंह वर्मन द्वितीय की उपाधियां तो आपने देखा, राजसिंह, अगम प्रिय, शंकर भक्त की है। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी या दंडीन नाम के एक विद्वान रहा करते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की थी। आपको पूछ सकता है कि दंडी या दंडीन किसके दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और इन्होंने 10 कुमार चरित की रचना की। किताबों के नाम रट जाइए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार का निर्माण भी करवाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी यात्रियों के लिए बौद्ध विहार का निर्माण नागपट्टनम में करवाया था। माना जाता है कि ये विदेशी शासक जो हैं उनके कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर नरसिंह वर्मन द्वितीय ने नागपट्टनम में बौद्ध यात्रियों के लिए, विदेशी बौद्ध यात्रियों के लिए, चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। आप लोगों का जो अंतिम चैप्टर है वो है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के विषय में हम लोग जैसा जानते हैं कि चालुक्यों ने अपनी राजधानी वातापी या बादामी में स्थापित किया था। और जयसिंह और रणराग के बाद पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति पहला राजा हुआ, जिसने चालुक्य राज्य को एक बड़े राज्य में तब्दील कर दिया और महाराज धीराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन प्रथम के बाद कृतिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य जैसे राजाओं ने
चालुक्य वंश की सेवा की और शासन किया, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतापी पुलकेशिन द्वितीय ही था। पुलकेशिन द्वितीय जो है उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और दक्षिणापतेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। माना जाता है कि जब उसने हर्षवर्धन को पराजित किया था तब उसने परमेश्वर की उपाधि धारण की, किंतु इसी के समय जैसा कि हम जानते हैं कि पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था और इसकी शुरुआत पुलकेशिन द्वितीय ने ही की थी, किंतु प्रारंभ में उसे तो सफलता प्राप्त हुआ, किंतु बाद में पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और बादामी पर अधिकार कर लिया। बादामी यानी वातापी। वादामी और वातापी जो है एक ही शहर के नाम है जो चालुक्यों की राजधानी थी, और वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंहवर्मन प्रथम ने। पुलकेशिन द्वितीय का जो सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया वो ऐहोल अभिलेख में किया गया है, और ऐहोल अभिलेख जो है वो उसके दरबारी कवि रविकीर्ति ने रची थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है, तो वो पुलकेशिन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और ऐहोल अभिलेख को किसने लिखा, तो पुलकेशिन द्वितीय का राजकवि रविकीर्ति ने लिखा था। पुलकेशिन द्वितीय के संबंध फारस के राजा के साथ भी था। तो फारस के राजा का एक दूत पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में आया था, और इस घटना का जो वर्णन है वो चित्रों के रूप में अजंता के गुफा में भी है। अजंता के गुफा में एक चित्र में दिखलाया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है फारस के दूत मंडल का स्वागत कर रहा है। तो कला के क्षेत्र में भी चालुक्यों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा चालुक्य जो है वो कल्याणी में शासन करते थे, जिसकी स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। इस वंश में, कल्याणी के चालुक्य वंश में जो है वो प्रमुख शासक रहे तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय और तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने राजधानी कल्याणी स्थापित की थी, क्योंकि जब तैलप द्वितीय ने इसको स्थापित किया था उस समय राजधानी मान्यखेत में थी। सोमेश्वर प्रथम जब शासक बना कल्याणी के चालुक्य वंश का, तब उसने राजधानी कहाँ बनाया, कल्याणी में बनाया, मान्यखेत से हटा के। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठ था, यानी विक्रमादित्य छठा। विक्रमादित्य छठा न केवल एक योग्य शासक, कुशल सेनापति, बल्कि विद्वानों का संरक्षक भी था और खुद भी एक बहुत बड़ा विद्वान था। विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में विल्हन एवं विज्ञानेश्वर नामक दो बड़े विद्वान रहते थे। विल्हन ने जो रचना रची है उसका नाम है विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हन ने की है, जो कि विक्रमादित्य षष्ठ के ही जीवन चरित का वर्णन करता है। यानी इस ग्रंथ में विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन चरित का वर्णन है। और विज्ञानेश्वर जो हैं उन्होंने जो ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है मिताक्षरा। मिताक्षरा में जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है कि वो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर एक टीका है, यानी याज्ञवल्क्य की स्मृति की व्याख्या की गई है मिताक्षरा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिताक्षरा किसकी रचना है, तो आपको बताना विज्ञानेश्वर की रचना है। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे, तो विक्रमादित्य षष्ठ, चालुक्य शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। विल्हन किनके दरबार में रहते थे, विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। ये आपको जवाब देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा बेंगी के चालुक्य थे, बेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जो पुलकेशिन द्वितीय का ही भाई था। बादामी के शासक पुलकेशिन द्वितीय का भाई विष्णुवर्धन था। उसने बेंगी में एक नए चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिन्हें बेंगी का चालुक्य कहा जाता है। बेंगी आज के आंध्र प्रदेश में पड़ता है।
इस वंश की विशेष कोई उपलब्धि नहीं है जिसे मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊं। और इस प्रकार आपका कोर 3 पेपर जो है प्राचीन भारत का इतिहास पुष्यमित्र शुंग से लेकर के हर्षवर्धन और दक्षिण भारत के 2 राज्य चालुक्य और पल्लव से जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकते थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, उन सभी फैक्ट्स को मैंने इसमें डाल दिया है। उम्मीद करता हूं कि आप जो है इसमें 100% सफल होंगे।